धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुलिस को यानी कि सीधे पुलिस कमिश्नर को फटकार लगाते हुए पूछा कि 17 जनवरी की जनसभा को लेकर अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। ये पहली लाइन आपके सामने आने के बाद आपके जहन में कई सारे सवाल पैदा हो सकते हैं। जैसे पहला सवाल ये कि ऐसा क्या हुआ था 17 जनवरी को जिसको लेकर अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए थी, और ये कौन पुलिस कमिश्नर है जिसने वो मामला सामने आने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की, और अब इस पुलिस कमिश्नर के खिलाफ अदालत क्या कर सकती है और इस मामले में अदालत आगे अब क्या करेगी। तो ये तमाम सवाल हैं, इन्हीं को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले आपको लेके चलना चाहिए 17 जनवरी की तरफ। तो 17 जनवरी वो दिन जब अमित शाह कर्नाटक गए हुए थे। उन्होंने बेलगावी के जिला स्टेडियम में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। हमेशा स्टाइल है भाजपा वालों को, आप जाते हैं जहां जाते हैं इनको सुनने के लिए पब्लिक उमड़ पड़ती है। जैसे बंगाल में आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जब जाते थे तो भीड़ दिखा के कहते थे देखो ये भीड़ कैसे उमड़ पड़ी है, देखो दीदी ओ दीदी देखो, ये तमाम चीज़ें वो दिखाते थे। इसी तरीके से अमित शाह को भी आपने देखा होगा वो सड़कों पर रोड शो करते थे बंगाल के अंदर, और दावा किया जाता था कि देखिए कैसी भीड़ उमड़ पड़ी है, परिवर्तन की बयार बह रही है, 200 का आंकड़ा पार हो जाएगा, तमाम दावे किए जाते थे। वैसे ही उन्होंने 17 जनवरी को कर्नाटक के बेलगावी के जिला स्टेडियम के अंदर एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा, आपके सामने आज तक अखबार की वेबसाइट की कटिंग ये रख रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि भारत में बनी दोनों कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित, ये लिखा गया है। और आगे लिखा गया कांग्रेस की बातों में ना आए, यानी कि वो उस वक्त का दौर है जब देश के अंदर दोनों कोरोना वैक्सीन बन गई थी, यानी कि कोविडशील्ड और कोवैक्सीन दोनों आ गई थी, और उनको लेकर सवाल उठ रहे थे, उनके ट्रायल को लेकर सवाल उठ रहे थे कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्या है। तो उसमें उन्होंने ये बयान दिया और आज तक ने उसको खबर बनाई। जी न्यूज़ की बात कर लेते हैं, जो इनका मनपसंद चैनल है और कथित तौर पे अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त बताने और जताने में लगा रहता है। तो वो क्या लिखता है उसको भी देख लीजिए। अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना, अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना, क्यों नहीं दिए किसानों को 6,000 रुपये सालाना। वाह, क्या तुकबंदी की है, पूरे शायराना अंदाज में हेडिंग लगाई है। तो ये दोनों चीज़ें आपके सामने रखने का मकसद ये है कि इससे क्लियर हो जाए कि 17 जनवरी को अमित शाह कहाँ थे, क्या कर रहे थे। अब चलते हैं अदालत से जुड़ी हुई खबर की, आज की खबर की तरफ। तो अदालत ने पूछा है कि 17 जनवरी को बेलगावी के जिला स्टेडियम में जो प्रोग्राम था, अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया, उसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। ना ही किसी ने मास्क लगाया, ना ही किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। तो क्यों उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई। आपके सामने मैं रख रहा हूं कुछ खबरें की कटिंग, जैसे आप जनसत्ता पे देख सकते हैं, इसी हेडलाइन के साथ खबर छपी है। इंडिया टुडे पे भी इसी हेडलाइन के साथ खबर छपी है, और टाइम्स ऑफ इंडिया पे भी इसी हेडलाइन के साथ आज ये खबर छपी है, जिसमें कहा गया है कि कर्नाटक हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जिनका नाम है अभय श्रीनिवास ओका, और उनके साथ जो दूसरे जस्टिस हैं सूरज गोविंदराजन, उन्होंने सीधे पुलिस कमिश्नर को फटकार लगाते हुए पूछा है कि आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई, जबकि साफ तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कोरोना गाइडलाइन का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। क्या आपको नहीं पता है कि कर्नाटक के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2020 लागू है और उसका तहत आपको इस पे एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। क्या आपको नहीं पता है कि अप्रैल में 2020 के आसपास सरकार ने जिस तरीके की गाइडलाइन जारी की हैं उसकी आपको जानकारी नहीं है, उसके तहत आपको एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, आपने एफआईआर दर्ज नहीं की, और आप अपनी रिपोर्ट में कह रहे हो कि महज आपने 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यानी कि जमकर लताड़ लाई पुलिस कमिश्नर को, कहा कि 20,000 रुपये का जुर्माना लगाने से काम नहीं चलेगा, इसमें एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की है, इसका जवाब लेके आइए स्पष्ट तौर पर। तो ये बड़ी फटकार लगाई गई है बेलगावी के पुलिस कमिश्नर को। यही नहीं, इस पूरे मामले में जिक्र किया गया है बीएस येदुरप्पा का। आप जानते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे बीवाई येदुरप्पा जो है ओलार में स्थित मंदिर पहुंच गए, वहां पे जाके अपना जन्मदिन यानी कि बर्थडे बना रहे थे। तो उस पर भी पूछा गया कि आखिर वो कैसे पहुंच गए, कैसे उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया, और उनके खिलाफ क्यों एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। लेकिन भैया, जब इनके अब्बा के मामले में यानी कि इनके पिताजी के मामले में बीएस येदुरप्पा के मामले में कुछ नहीं किया जाता, तो बीवाई
येदियुरप्पा के मामले में क्या किया जाएगा। हम आप सोचने लगे होंगे भैया क्या कराना चाहते हो बीएस येदियुरप्पा के मामले में। तो आपको बता दें 2014 में जब राजनीतिक फलक पे यानी कि नेशनल फलक पे उभर के आए थे नरेंद्र मोदी और देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने एक सिद्धांत बना दिया था कि आज के बाद 75 साल की उम्र के पार के व्यक्ति को ना तो चुनाव लड़ने दिया जाएगा, ना ही उसको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और ये कहते हुए सबसे पहला चाबुक अगर किसी पे चलाया तो वो अपने गुरु यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी पे चलाया, मुरली मनोहर जोशी पे चलाया, उनको उठा के मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। वक्त 2019 का है, उसमें सुमित्रा महाजन की छुट्टी कर दी गई जो 8 बार की सांसद रह चुकी थी और लोकसभा की वर्तमान उस समय में वो लोकसभा स्पीकर हुआ करती थी, उनको टिकट नहीं दिया गया। लेकिन ये फार्मूला बीएस येदियुरप्पा पे लागू नहीं होता जी, क्योंकि बीएस येदियुरप्पा की उम्र बताई जा रही है 77 साल पार हो चुकी है और 75 के पार के को मंत्री नहीं बनाएंगे और कोई सांसद या विधायक नहीं बनाएंगे। लेकिन वो बने बैठे हैं जब भी उनके खिलाफ कर्नाटक की जो बीजेपी सरकार है उससे वक्त वक्त पर आवाज़ें उभरती रहती हैं। जैसे आपने देखा होगा बासन गौड़ा और तमाम लोग जो एक बहुत कहते रहते हैं कि बीएस येदियुरप्पा को हटाओ। तो भैया जब बीएस येदियुरप्पा के मामले में कोई कानून नहीं है, नरेंद्र मोदी ने जो बनाया था वो लागू नहीं होता है, तो उनके बेटे पे क्या कोरोना गाइडलाइन का नियम लागू होता? उनको क्या ओलार मंदिर जाने से और बर्थडे मनाने से रोका जा सकता था? खैर अदालत ने इस मामले में भी जवाब तलब किया है। वैसे आपको उम्र का जिक्र किया मैंने तो आपको लेके चलना चाहूँगा केरल। ये चेहरा देखिए, इनको जाना जाता है मेट्रो मैन के नाम से। ई श्रीधरन इनका नाम है। दिल्ली में जो मेट्रो दौड़ी है वो इन्हीं के दम पे दौड़ी है। यही उस वक्त अफसर हुआ करते थे। 87 बरस के हैं ये। इनको विधानसभा चुनाव लड़ाया गया, मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी ने इनको बना के पेश किया, जमानत नहीं बचा पाए अपनी, यही स्थिति है। लेकिन सोचिए कि कहाँ 75 साल और कहाँ 87 साल और कहाँ बीएस येदियुरप्पा के 77 साल पूरे। खैर आते हैं कोर्ट पे, तो कोर्ट ने इन दोनों चीज़ों को लेकर सख्ती से फटकार लगाई है और जवाब मांगा है। अब बात कर लेते हैं इस पे कि मामला अदालत में आखिर पहुंचा क्यों, ये भी तो आपकी जानकारी में आना चाहिए। तो एक संस्था है, एनजीओ है जिसका नाम है लेट्स किट फाउंडेशन, उसके ज़रिए ये पिटीशन दाखिल की गई थी और कहा गया था कि सख्ती से कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जाए और फला मामलों में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कराया गया था। तो उसी पे सुनवाई करते हुए अदालत ने जवाब तलब किया। कमिश्नर पहुंच गया कि साहब मैंने तो 20,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया था जी। अदालत ने कहा अच्छा 20,000 रुपये का जुर्माना लगा के हमें दिखा रहा तूने सही काम कर दिया, इस मामले में FIR क्यों नहीं करी ये बता। इस मामले में सुनवाई अभी जारी है। अगली सुनवाई में देखना दिलचस्प होगा अदालत किस तरीके का आदेश देती है। क्या अदालत खुद FIR दर्ज करने का आदेश देती है या अगली बार कोर्ट में पेश होने से पहले ये पुलिस कमिश्नर FIR दर्ज करने के बाद FIR की कॉपी लेके अदालत में पेश होते हैं और जाके कहते हैं कि साहब उस वक्त चूक हो गई, FIR दर्ज नहीं कर पाए। और क्या अगर ये FIR दर्ज कर देता है मान लीजिए पुलिस कमिश्नर, तो क्या पुलिस कमिश्नर रह पाएगा? क्या बीएस येदियुरप्पा इसको पुलिस कमिश्नर रहने देंगे? या देश के गृह मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने पर वो भी भाजपा शासित राज्य में इस पुलिस कमिश्नर का होगा क्या? बहुत सारे सवाल बाकी हैं, उनको जानने के लिए हम लोग नज़र बनाए रखेंगे। आप भी जुड़े रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।